तो आपको सबके पास मोबाइल है और उसमें अगर फोल्डर नहीं होगा या फाइल नहीं होगा तब क्या होगा? ना, अगर कोई आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास है, सब बड़ा बड़ा मोबाइल रखा हुआ है, यहाँ देखिए अलग अलग प्रकार का मोबाइल है। अभी मोबाइल में अगर फाइल और फोल्डर ना हो, गैलरी ना हो, तो क्या हो? जो काम होगा लाइव होगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कौन चीज कहाँ है, ढूंढना अगर नहीं, बाकी सब कुछ है, फोटो क्लिक करने का सिस्टम है, वीडियो बनाने का सिस्टम है, बस फाइल और फोल्डर बनाने का सिस्टम नहीं है, तो कौन चीज कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। फोटो कहाँ है, वीडियो कहाँ है, एप्स कहाँ है, नोट्स कहाँ है, पता चलेगा नहीं। तो वैसे ही भारत के संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे क्लॉज हैं, बहुत सारे कानून, तो उनको अगर ऐसे फेंक दिया जाए टोकरी में, तो 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, कैसे समझना है? नहीं, तो उसके लिए बनाया गया है अनुसूची, लिस्टिंग की गई है। तो भारतीय संविधान को अनुसूचियों में विभक्त किया गया है। इसीलिए अगर हम लोग अपने भाषा में इसे कहें, इसे कहते हैं कंट्रोल्ड फोल्ड सिस्टम, यानी कि जो फोल्डर सिस्टम है उसको कंट्रोल कर, क्या शेड्यूल, जिसको अनुसूची बोल, सिस्टमैटिक तरीके से रखा है कि संविधान का कौन सा चीज किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, किस अनुसूची में, आपको आसानी से याद आता है। अब जब भारत आजाद हुआ तो कितने अनुच्छेद थे, कोई बता सकता है? अनुच्छेद 395, अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, और भाग 22 भाग, अब 22 भाग। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अनुच्छेद जो है वो भी बढ़ गए हैं, 470 के आसपास हो गए, 465-70 के आसपास हो गए। चलिए, बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। तो आर्टिकल्स की संख्या 470 अप्रॉक्स है। और अगर बात की जाए भाग की तो 25 हो गई है, लेकिन जिसको भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भाग 25 हो गया ना, और जिसको भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुसूची, ये 8 से बढ़ के 12 हो गई। तो ये आपके मोबाइल के फाइल फोल्डर गैलरी की तरह है, जिसको सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वाइज सजाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सी अनुसूची कौन सी बातों को हमें बताती है और कैसे हमको संविधान को समझने में मदद। तो सुप्रभात, और सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और पहला अनुसूची जो है वो बताता है भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची के बारे में, यानी कि उनकी क्षेत्रफल और सीमाओं के बारे में। तो भारत में वर्तमान में कितने प्रदेश हैं? तो प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो उनकी संख्या है 8। शुरुआत में कितनी थी? तो 14 + 6। अगर आप 12th के बच्चे हो, 11th के बच्चे हो या 11th के बच्चे हो, ये क्वेश्चन कॉमन है। खास करके 12th थोड़ा सा जरूर पूछता है कि जब भारत का शुरुआती दौर था 1953 के पहले, जब श्री राम पोर्टुगल जिन्होंने अनशन किया था, उससे पहले भारत में संख्या कितनी थी? तो 14 + 6 20। ठीक है, तो वर्तमान में संख्या 20 से बढ़ के हो गई है 36। 28 + 8। तो किस राज्य का क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा? किस राज्य का सीमा कहां से क्रॉस करेगा? किस राज्य का पुनर्गठन कैसे होगा? जैसे 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ, 2000 में झारखंड का गठन हुआ, तो ये सभी चीजें कहां तय होंगी? तो ये तय होंगी अनुसूची 1 में। और भारत का आर्टिकल 1 भी अगर आप पढ़िएगा तो यही कहा गया है कि भारत एक संघों का समूह, भारत राज्यों का समूह है, संघों का संघ है। तो कहने का मतलब है कि वो तो आर्टिकल है, ये है अनुसूची। और अनुसूची 1 में भी बताता है कि राज्यों का क्षेत्रफल और उसकी सीमाएं कैसे तय हो।
कोई कंफ्यूजन किसी को? अनुसूची 1 शेड्यूल 1 क्या बताता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल और सीमाओं के बारे में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इंडिया का एड्रेस बुक। इंडिया का एड्रेस बुक किसे कहा जाता है? शेड्यूल 1 को, यानी कि अनुसूची 1 को। अब अगर हम इसको इंडिया का एड्रेस बुक कह सकते हैं, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ऑफिशियल ज्योग्राफिकल लिस्ट है। भारत का ऑफिशियल ज्योग्राफिकल लिस्ट यही हुआ ना। इसी अनुसूची से पता चलेगा ना कि भारत में कितने राज्य हैं, और ऑफिशियल तौर पे पता चलेगा। 28 स्टेट हमारे यहाँ हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कि कहाँ पता चलेगा? अनुसूची 1 से पता चलेगा ऑफिशियल तौर पे। वैसे तो हो सकता है कि मान चलो कि कुछ दिन पहले 29 भी था, फिर 28 हुआ, तो कैसे पता? तो ये अनुसूची 1 में ही पता चलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल ज्योग्राफी लिस्ट। याद करने के लिए, देखो याद करने के लिए कुछ लैंग्वेज आपको ऐसे चूज करने पड़ेंगे जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। कभी कभी क्या होता है कि शुद्ध हिंदी शुद्ध अंग्रेजी भी आपको समझ में नहीं है, तो आप उस वर्ड को ले लो ना जो आपको समझ में आता है। तो ऑफिशियल ज्योग्राफी लिस्ट कह सकते हो, इंडिया का एड्रेस बुक कह सकते हो, और ये कहोगे अनुसूची 1। अब इसका अगर आपको एग्जाम्पल या ट्रिक चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि अनुसूची 1 जो है, 1 नंबर जो है घर का पता है। आपके घर का पता बताता है कि आप झारखंड के हो, कि बिहार के हो, कि एमपी के हो। तो जब घर की पता बताई जा रही है इसमें, तो ये आता है राज्यों की सूची। इससे राज्यों की सूची मिलेगी आपको, यानी कि आर्टिकल 1 में राज्यों का सूची मिलेगा, कितने राज्य हैं, उनकी क्षेत्रफल कहाँ है, सीमा क्या है, कितनी है, क्या है। कोई कंफ्यूजन? ओके, अब आते हैं शेड्यूल 2 अनुसूची 2। अब दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे देखिए सैलरी की बात हो रही है। वीआईपी लोगों को सैलरी मिलना है, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हो, गवर्नर साहब हो, उपराष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या जो भी लोग वीआईपी लोग हैं, उनका वेतन कितना मिलेगा, वेतन भत्ता कितना मिलेगा, परिवहन यात्रा का खर्चा कौन देगा, सब कुछ इसमें तय हो। और समय समय पर नेताओं ने, मंत्रियों ने इसमें अपने लाभ के अनुसार बदलाव भी किए। समझ गए? संविधान का दूसरा संशोधन, 7वां संशोधन ही इसीलिए हुआ था, वेतन भत्ता के बदलाव। 44वां संशोधन हुआ, 62वां संशोधन हुआ। तो समय समय पर इन्होंने अपने वेतन में इंक्रीजमेंट के लिए, बढ़ावा के लिए, सुधार के लिए लगातार संविधान संशोधन होते रहे। तो अब आप सोचिए कि प्रेसिडेंट साहब की सैलरी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी क्या? प्रेसिडेंट साहब की सैलरी व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगी? कि राज्यपाल साहब की सैलरी व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इनकी सैलरी जो है शेड्यूल 2 से मिलेगी। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट साहब की सैलरी अनुसूची 2 से मिलेगी, व्हाट्सएप से नहीं मिलना। न तो हम बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में मेंबर भी हैं, एडमिन में, हमको कौन सैलरी नहीं देता है। तो क्योंकि हमको इसलिए नहीं देता है कि हम शेड्यूल 2 के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि जितने वीआईपी हैं, वीआईपी मतलब समझते ही होंगे, अटैची नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो जब उनकी सैलरी की बात आएगी तो उनको मिलेगी शेड्यूल 2। तो कोई संदेह किसी को समझ में आ गया? तो दूसरे में बात किसकी होगी? वीआईपी वेतन की होगी। क्लियर है? ओके, अब आते हैं शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 बोलता है शपथ। तो अभी चुनाव चल रहा है बिहार में, चल रहा है ना, झारखंड में भी चुनाव है। दिवंगत मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में रामदास सोरेन जी जो शिक्षा मंत्री की मृत्यु हुई थी आपसे, वहां भी झारखंड में चुनाव है। तो जब चुनाव हो जाएगा तो लोग उनको कहेंगे कि एमएलए बन गए, और चलिए अब शेड्यूल 3 पढ़िए। शेड्यूल 3 पढ़िए, यानी कि आप एमएलए तो बन गए, लेकिन पहले आपको अनुसूची 3 पढ़ना पड़ेगा। अब अनुसूची 3 पढ़ के ओथ लीजिए, शपथ
और उसके बाद विधानसभा जाएगी। तो विधायक बनने से नहीं होगा, आपको विधायक बनने के बाद अनुसूचित 3 पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ओथ लेना पड़ेगा, फिर विधानसभा जाइए आप। कहने का मतलब एक ट्रिक था। तो जो भी इसको हम लोग ट्रिक से ये भी याद कर सकते हैं कि शेड्यूल 3 है, तो 3 उंगली उठाकर शपथ लेना। शपथ हाथ ढक लिया जाता है ना ऐसे, शपथ और प्रतिज्ञा में क्या अंतर है? दोनों फर्क है। शपथ जो होता है, हाँ, शपथ और प्रतिज्ञा में क्या अंतर है? तो शपथ जो होता है वो ये बताता है कि हम नियमों कानूनों का पालन करेंगे, और प्रतिज्ञा जो होता है वो कटिबद्धता जताता है, वो किसी का व्यक्तिगत हो सकता है। शपथ जो होता है वो सार्वजनिक होता है, प्रतिज्ञा है कि मान चलो कि हम तुमको फेल करवा के मानेंगे, तो ये प्रतिज्ञा है। जो भीष्म प्रतिज्ञा ली थी तो वो व्यक्तिगत होता है, शपथ वो तो जो होता है सार्वजनिक होता है। तो कभी भी शपथ जो होता है ये सबके फायदे के लिए होता है। प्रतिज्ञा को जरूरी नहीं है कि उसका पॉजिटिव सेंस ही हो, नेगेटिव सेंस भी हो। शपथ है ना, तो ये लिया जाता है, जैसे बोले तो जैसे जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते या फिर जो मतलब गीता में बिलीव नहीं करते हैं या किसी भी धर्म में बिलीव नहीं करते, उनको क्या दिया जाएगा? वो तो मतलब शपथ नहीं है। देखिए क्या है ना कि ये धार्मिक विश्वास करती है, हाँ भाई, और धार्मिक विश्वास का चीज है। और आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शेड्यूल 3 जो है आपको ओथ करना है। और बेसिकली जब यहाँ पे ओथ होता है तो यहाँ संविधान की शपथ ली जाती है, गीता की नहीं। वहां शपथ लिया जाता है कि मैं भारत की जो संविधान है उसके नियमों, गरिमा, इन सब चीजों का पालन करता हूँ, मैं शपथ। और ये शपथ बेसिकली यहाँ पे किया जाता है। गीता, कुरान, बाइबल, इन सब चीज, ये सब चीजें हैं, ये धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक विश्वास है। ऐसा नहीं है ना कि मान लीजिए कि अगर कोई गीता पे हाथ रख लिया तो झूठ नहीं बोले, हाँ, ऐसा थोड़ी है। ये धार्मिक निष्ठा का विषय है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं एड ऑन कर सकते, और वो तो आपको लेना ही होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि नेता लोग शपथ लेता है और चोरी नहीं करता। आज हम सोच रहे थे जैसे शेड्यूल में 12 नंबर शेड्यूल है, उसको बोलते हैं नगर पालिका। तो जब हम नगर पालिका पढ़ाने के सोच रहे थे तो विवाद व दिमाग में मेरे मुंह से नगर पालिका निकलना ही नहीं रहा, बार बार नगर पालिका आ जा रहा था। मतलब ब्यादिंग में चले कहीं कहीं चले जाओ, इतना गड्ढा है, इतना गड्ढा है, मैंने कहीं ना रोड बनेगा भाई। अच्छा फेसबुक पे चले जाओ, इतने मेरे प्रत्याशी दिखेंगे तुमको सोशल मीडिया पे, मैंने प्रत्याशी 1 लाख और रोड का चले लगने। मैंने कभी कभी तो लगता है कि अगर हम बाइक से जा रहे हैं तो कहीं गड्ढा में बाइक छत गया तो ऊपर निकलेगा कैसे? 2-2 फीट 3-3 फीट गड्ढा है रोड। गांधी मैदान में चल गए, वो सो कॉल्ड हमारे नेता जी अपना बैनर लगवा दिए हैं, जैसे कि किसी का खरीदा हुआ जागीर। डांडिया कराने के लिए यहाँ के नेता लोग के पास पैसा है, और डांडिया में मतलब हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए पैसा है, लेकिन रोड नली गली नहीं बने। कहावत है देहात में, कहत कहत लाज लागे ना कहे तो गारी, सास के पुतो हो लागे ससुर के महतारी। वही हाल हो गया यहाँ के नेता में। खैर, तो कहने का मतलब है कि शपथ लेने के बाद भी लोग गलत ना करे, ऐसी बात नहीं है। ये श्रद्धा का विषय है, अगर आपको श्रद्धा है तो आप गलत नहीं कीजिए, ठीक है। तो ये श्रद्धा शपथ की जो बात कही गई है, ओथ की बात कही गई है अनुसूची 3 में से। अब आते हैं शेड्यूल 4। तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, मतलब किस राज्य में, किस प्रांत में कितने राज्यसभा सीटें होंगी, ये बताई गई हैं शेड्यूल 4 अनुसूची 4। अब इसको याद कैसे कीजिएगा? तो इसका ट्रिक है 4 पिलर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के 4 स्तंभ। तो संसद के 4 स्तंभ कौन कौन होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट। तो 4 में एक राज्यसभा भी है। और आपको पता ही है कि ये अपर हाउस है। आपको ये भी पता है कि ये कभी भंग नहीं होता, इसलिए उस समय इसको कहा जाता है
आपको ये भी पता है कि इसमें कितनी सीटें हैं, तो कितनी है आप कमेंट करके बता दीजिए। और कितने राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे ये भी बता दीजिएगा, और कितने राज्यों द्वारा निर्वाचित होंगे ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि तो आसान प्रश्न है, आपको पढ़ाया गया है। हाँ। तो इसको कमेंट करें। अब आते हैं शेड्यूल 5। तो ये है आदिवासी प्रोटेक्टर, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताता है, ट्राइबल इंडिया की सुरक्षा के बारे में बताता। तो अनुसूचित क्षेत्र खास करके जैसे झारखंड हो गया, झारखंड ट्राइबल एरिया है ना, शेड्यूल ट्राइब एरिया, यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है। लगभग अगर झारखंड के विधानसभाओं की बात की जाए तो 28 से 29 या 30 सीटें जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है 81 में। तो इससे तो पता चलता है कि शेड्यूल कौन इलाका है ये। तो झारखंड हो गया, हमारा पड़ोसी उड़ीसा चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, और एमपी तो पता ही है कि पूरे भारत में सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब वही रहते हैं। आदिवासियों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा एमपी में, मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूरे आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आप झारखंड में तो लगा कि झारखंड ही होगा, छत्तीसगढ़ इसमें एमपी। तो यहाँ पे आदिवासियों की सुरक्षा की बात की जाती है, और इसका ट्रिक क्या है कि हाथ की 5 उंगलियां में जनजातीय कला संस्कृति और सुरक्षा की बात समाहित है। जनजातीय मतलब जो हमारे आदिवासी हैं, इनके हाथ, इसी हाथ में जो अनुसूची 5 बनाया गया है, इसी 5 उंगलियों के अंतर्गत इनकी कला संस्कृति, रहन सहन, खान पान को सुरक्षित करने का, जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने की बातें हैं। जैसे आप अनुसूची 9 में जाइएगा ना, शेड्यूल 9 में जब हम आ रहे हैं, तो उसमें सबसे फोकस क्या किया गया, भूमि सुधार कानून को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। मतलब उसमें क्यों, क्योंकि आदिवासियों की जमीन कोई ना खरीद सके। जब आप लोग को पहले पढ़ रहे होंगे एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके बाद, सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, उसमें ये क्यों बनाया गया कि उनकी जमीन दूसरे जाति के लोग ना खरीद सके, ताकि उनकी जो जल जंगल जमीन है वो बची रहे। तो ये आदिवासियों की सुरक्षा की बात करता है अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों का, ट्राइबल इंडिया की प्रोटेक्शन की बात। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब आते हैं शेड्यूल 6 जो नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, यानी कि उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं, प्रांत हैं, वहां पे जिले स्वायत्त होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। मतलब खास करके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे खास बात क्या है, तो वहां पे ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, जिसको हम लोग एडीसी के नाम से जानते हैं, यानी कि वहां के जिलों को भी राज्य या प्रांतों इतना अधिकार प्राप्त होता है। मतलब मुख्यमंत्री, वहां के जिला का जो अधिकारी होगा उसको मुख्यमंत्री लेवल का अधिकार प्राप्त। वहां के ये ऐसे जगह हैं जो कि आपके नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के कॉर्नर पे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये अनुसूची शेड्यूल 6 जो है सिर्फ उन प्रदेशों के लिए ही बनाई गई है, और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ही डिस्ट्रिक्ट्स को ऑटोनोमस पावर प्राप्त, स्वायत्तता प्राप्त, यानी कि वहां से जो जिलाधिकारी होंगे उनका ताकत जो होगा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लेवल का, वो निर्णय लेने में सक्षम होंगे, क्योंकि वो ऑटोनोमस, हाँ, सिर्फ अपने जिले, क्योंकि उसका पड़ोसी जिला भी तो ऑटोनोमस ही होगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं। शेड्यूल 6 है, तो 6 मतलब छक्का। तो रोहित शर्मा जब छक्का मारता है ना, तो क्या दक्षिण भारत का पूरा भारत, उत्तर भारत तक हिट रहता है। तो क्रिकेट की भाषा में छक्का बहुत पॉपुलर है, सिक्सर बहुत पॉपुलर है। तो रोहित शर्मा का सिक्सर याद कर लो, वो मैच चाहे झारखंड में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे मेघालय में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, वहां जाएगा तो हिट हो ही जाएगा। तो रोहित शर्मा का छक्का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सुपर डुपर हिट, नाम है रो हिटमैन। क्लियर है? शेड्यूल 6 पता, कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ओके। अब इसमें
शेड्यूल 7 है वो है कानून बनाने की शक्ति। तो कानून बनाने की शक्ति मतलब इसको हम लोग कहते हैं हमारा पावर डिवीजन चार्ट। तो कानून कौन कौन बनाएगा, किसको किसको पावर मिलेगी, इसका डिवीजन चार्ट यही है शेड्यूल 7। अनुसूची 7 जो है हमारे शक्तियों को का बंटवारा करता है। बंटवारा कितने भागों में है, तो बंटवारा है 3 भागों में, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, या संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में 100 विषय दिए गए हैं वर्तमान में, पुराने वाले में बदलाव हुआ है। तो केंद्रीय सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय। इसको याद करने का तरीका ये है कि कंकरेंट लिस्ट जो है, समवर्ती सूची जो है वो हस्बैंड वाइफ की तरह है, पति पत्नी की तरह। घर चलाने के लिए दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। जैसे केंद्रीय सूची में बॉस केंद्र सरकार, राज्य सूची में बॉस राज्य सरकार। लेकिन तीसरा सूची जिसको समवर्ती सूची कहते हैं, ये पति पत्नी की तरह है, हस्बैंड वाइफ की तरह। मिलजुल के निर्णय लेंगे, मिलजुल के दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं झूठा झूठी हुआ इंस्टाग्राम के चक्कर में, तो डिसीजन जो होगा घर का बॉस लेगा, चाहे सेंटर पॉइंट होगा, चाहे ससुर हो, चाहे सास हो, चाहे हाफ पैंट हो। आजकल तो एकल परिवार है ना, तो हाफ पैंट तो बॉस रहता है, सॉरी हाफ पैंट का दिए हस्बैंड। तो कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों में अनबन हुआ, फाइनल डिसीजन जो होगा वो सेंटर का होगा। यानी कि समवर्ती सूची में राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र सरकार को भी बनाने का अधिकार है। कभी कभी क्या होगा कि राज्य सरकार कहेगा कि हम बाएं जाएंगे, केंद्र कहेगा हम दाएं जाएंगे। तो लास्टली जब डिसीजन नहीं होगा तो केंद्र वाला मानेगा, क्योंकि वो हमारा संघों का संघ है, बॉस। तो शेड्यूल 7 भी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? पक्का। अब आते हैं शेड्यूल 8। ये है लैंग्वेज का ग्रैंड एल्बम, भाषाओं का अनोखा संग्रह, बड़ा संग्रह। तो आप लोग कल ये कमेंट करके बताइए कि आपकी मातृभाषा क्या अनुसूची 8 में सम्मिलित है या नहीं। मातृभाषा की बात करें, हम राजभाषा की बात नहीं करें। अब आपकी मातृभाषा क्या है आपको पता होगा। आपकी मातृभाषा, जहां से लोग देख रहे हैं या जो भी लोग हैं, अब ये कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी मातृभाषा शेड्यूल 8 अनुसूची 8 में है क्या, यस या। तो आते हैं शेड्यूल 8। तो जब ये भाषाओं के को लिस्टिंग किया गया, एल्बम बनाया जा रहा था, राजभाषा का दर्जा लिया जा रहा था, तो अनुसूची 8 में शुरुआत दौर में 14 भाषाएं, कितनी थी? 14 भाषा, 14 लैंग्वेज थे स्टार्टिंग में। अनुसूची 8 जब बन रहा था, एक्चुअली जब संविधान स्टार्टिंग, जब संविधान का भाग था आखिरी है, इसके बाद ही 4 बने, है ना। अब तो 12 हो गया था, पहले 8 ही थे। तो 8वां अनुसूची में शुरू में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में भाषाओं की संख्या है 22। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इंग्लिश नहीं है, अंग्रेजी इसमें नहीं है, तो अंग्रेजी कहाँ पर होगा हमारा, मतलब वो तो हमारा हो भी नहीं सकता है। आपको जो भी रीजनल लैंग्वेज उसको ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हिंदी है और उर्दू। हाँ, तो 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। तो आपसे पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में शुरुआती में भाषाओं का कितने भाषाएं थी, वर्तमान में कितने भाषाएं हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 14 और 22। तो कोई कंफ्यूजन किसी? पक्का। अब आते हैं शेड्यूल 9। तो इसको बुलाया जाता है जुडिशियल शील्ड, यानी कि न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा। यानी कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं शेड्यूल 9 के तहत जिसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते डायरेक्ट। जिसमें सबसे पहला संशोधन जो हुआ था भूमि सुधार का 1951। तो कुछ कानून संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया करके बनाई गई शेड्यूल 9 में। उसमें आपको चैलेंज करने का अधिकार से आपको आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचार। तो कुछ कानून ऐसे हैं जिसका चैलेंज आप कोर्ट में सीधे नहीं करते, शुरुआती तौर में सीधे नहीं कर सकते। उसका एक प्रोसेस है, आप जा सकते हैं वहां भी,
लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, कि उसके लिए फिर आपको बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ये इसको कहा जाता है न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा, यानी कि इसको न्यायिक समीक्षा से बचाया गया, नहीं तो हर चीज में तो रोक चला जाएगा। तो जो ट्राइबल्स हैं, गरीब हैं, उनके लिए समस्या हो जाएगा ना, उनके लिए कानून बनाए गए। तो इसका ट्रिक है शेड्यूल 9 है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं 9 ताले। 9 इसके मतलब 9 को लॉकर लगाया हुआ है, तो कोर्ट रिव्यू से प्रोडक्शन वाला ताला जो है वो 9 ताला। कोर्ट रिव्यू से प्रोडक्शन वाला जो ताला है उसे कहते हैं 9 ताला। ठीक है, कोर्ट रिव्यू मतलब उसमें न्यायिक समीक्षा, तो इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, इसके लिए 9 ताले लगाएंगे। 9 को ताला जब खोलिएगा तब पहुंचा जाए। क्लियर है? चलिए, स्केड्यूल है 10 आया राम गया राम, जो थे उनका इलाज का व्यवस्था किया है। पहले लोग क्या कहता था ना कि नेता लोग म्यूजिकल चेयर होता है, वोट तो बीजेपी को, चुनाव जीतेगा बीजेपी से चल जाएगा कांग्रेस में, कांग्रेस से जीतेगा चल जाएगा बीजेपी में, इसको बोलते हैं दल बदल। तो इसीलिए अनुसूची 10 में दल बदल कानून लाया, और आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं उस पार्टी को छोड़ने के लिए बहुत सारी कठिन तपस्याएं करनी है। अगर आप किसी एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़े, चुनाव लड़के जीत गए, और अगर आप उस पार्टी को छोड़ना है तो आपके साथ उस पार्टी के 2/3 विधायक और 2/3 पदाधिकारी होने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही झारखंड में मारांडी जी पार्टी छोड़ के चले गए थे बीजेपी, उनकी अपनी पार्टी थी जेबीएम, तो जेबीएम टूटी। जेबीएम से 3 विधायक थे, प्रदीप यादव बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए, अमरानी जी चले गए बीजेपी में, तो वो 2/3 थे, इसलिए उनको कांग्रेस विधायक की मान्यता मिल गई। अमरानी जी विधायक थे लेकिन उनको विधायक की मान्यता नहीं मिल गई, केस चलने। अभी बिहार में चले जाइए, पूर्णिया सांसद हैं पप्पू यादव जी, नो डाउट आज की डेट में पूरे इंडिया का सबसे बढ़िया सांसद हम कुमार। हो सकता है कि बहुत लोग उसको बाहुबली बोलते हैं, दबंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मेरे विचार में बेचारे बहुत अच्छे सांसद हैं, इसलिए कि कहीं भी बाढ़ आ जाए, कोरोना आ जाए, या कोई भी गरीब को परेशानी हो जाए, सबसे पहले पप्पू यादव मिलेगा। बाकी नेता घर में सो जाएंगे, वो मैंने घर जमीन बेच बेच के दान करते चले गए, खानदानी रईस हैं वो बात। तो वो क्या है कि निर्दलीय है, आजकल उनका अटैचमेंट कांग्रेस से है, लेकिन वो कांग्रेस, वो ये लिखते हैं, उनके नाम का लिखा जाता है कांग्रेस समर्थित सांसद, कभी भी वो कांग्रेस के सांसद नहीं कहलाए, क्योंकि कांग्रेस के सांसद वो जिसने लिखते हैं उसको निर्दलीय होने के बाद भी अपने पद से त्याग पत्र देना। तो ये कैसे हुआ? तो ये शेड्यूल 10 अनुसूची 10 में इसका वर्णन किया गया है। तो 10 को हम लोग याद करते हैं, 10 होता है, तो 10 को हम लोग 10 को बोलते हैं टेंट, तो दल बदल कीजिएगा तो टेंट उखड़ जाएगा। ठीक है, दल बदल कीजिएगा तो टेंट उखड़ जाएगा। तो ये है शेड्यूल 10। शेड्यूल 11 जब आते हैं तो ये बताता है पंचायतों के बारे में। पंचायती राज, अगर आप 12th क्लास में तो ध्यान दीजिएगा कि पंचायती राज का गठन इस संशोधन में हुआ, कब हुआ, ये आपसे पूछे। तो पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 पंचायती राज में 29 विषय हैं, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये शेड्यूल जोड़ा गया। अनुसूची जो है ऐड किया गया, कौन सा संविधान संशोधन? 73वां का 1992। पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29। जैसे बिजली, पानी, कृषि, पशुपालन, सड़क, नाली, नहर, ये जो भी 29 तरह की चीजें हैं ये पंचायती राज के अंतर्गत आएंगे, और इसे गांव का संविधान कहा जाता है, विलेज कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायती राज को क्या कहा जाएगा? गांव का संविधान। ये गांव के लिए अलग से कानून बनाया गया है और अलग से डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया गया है, क्योंकि भारत क्या कृषि प्रधान देश है, भारत गांवों का देश है,
तो उसकी डेवलपमेंट जरूरी थी ना। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके ये लाए। इसका ट्रिक क्या है? 11 तो 1 + 1 2, तो 2 tier ऑफ रूरल पावर, 2 tier ऑफ रूरल पावर इक्वल टू 55। अब आते हैं शेड्यूल 12, जो म्यूनिसिपैलिटी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नगर पालिका। अच्छा माफ कीजिएगा, नगर पालिका। दरअसल हमारे शहर की स्थिति जो है, नगर पालिका मुंह से निकलता ही नहीं, नगर पालिका ही है। रोड पे पानी बह रहा है, कचड़े हैं, गड्ढे हैं, और आदरणीय नेताजी लोग खाली पोस्टर बैनर और फ्लैक्स बनाने दीजिए। तो नगर पालिका, माफ कीजिएगा, नगर पालिका जो है नगर पालिका में 18 सब्जेक्ट एड ऑन किए गए हैं, 18 सब्जेक्ट डाले गए हैं, 18 विषय। और ये शहरों का संविधान है, शहरी संविधान है। इसमें शहरी योजना, कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, बहुत सारी चीजों को किया गया। इसको आप ऐसे क्या कर सकते हैं, एक 12 हो गया ना, तो एक शहर में 2 स्ट्रीट लाइट बना सकते हो, एक शहर में 2 स्ट्रीट लाइट, यहाँ से याद कर सकते हो। और ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन 1992 में वर्णित किया है। तो 12 अनुसूची हम लोग पढ़ लिए, इसको हम लोग एक बार रिव्यू करते हैं फिर से। 12 अनुसूची क्या क्या है? तो पहला अनुसूची है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बताता है। दूसरा वीआईपी लोगों का वेतन बताता है। तीसरा शपथ। चौथा राज्यसभा की सीटें। पांचवा ट्राइबल इंडिया अनुसूचित क्षेत्र। छठा उत्तर पूर्व के स्वायत्त जिले। सातवां 3 सूचियां यूनियन स्टेट और करेक्ट। आठवां 22 भाषाएं जो हमारी राजभाषा है। नौवां न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा। 10वां दल बदल का विरोध। 11वां पंचायत 29 विषय है। 12वां नगर पालिका जिसमें 18 विषय है। और इतने स्टोरी के बाद एक अंतिम लाइन में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो ट्रिक है उसको क्या बोलते हैं? कंक्लूजन ट्रिक है। इसमें आप बोल सकते हैं एक देश ब्रैकेट में 1 मिनट, एक देश मतलब अनुसूची 1 मिनट, एक देश 1 मिनट, नेताओं दूने शपथ। 3 लेकर राज्यसभा। 4 में जनजाति। 5-6 के लिए कानून। 7 भाषाएं। 8 में बनाए गए कुछ कानूनों की सुरक्षा। 9 मिली ताकि दल बदल 10 न हो और गांव 11 व शहर 12 आगे बढ़े। तो एक देश में नेताओं ने शपथ लेकर राज्यसभा में जनजातियों के लिए कानून, भाषाओं को बनाया और कुछ कानूनों को सुरक्षा मिली ताकि दल बदल ना हो और गांव और शहर में विकास हो सके। हम गांव और शहर को आगे बढ़ा। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे वीडियो के साथ।